नमस्कार सभी को। एक बार फिर से हम उपस्थित हुए हैं अगले क्लास के लिए। अभी तक हम लोग देख रहे थे, जो पिछले क्लास में देखे, लगातार 3 क्लास न्यूमेरिकल्स चल रहा था और अपेक्षा करते हैं कि न्यूमेरिकल्स लगभग कंप्लीट हो गया होगा आप लोग का। यदि नहीं भी हुआ है तो उसे फिर एक बार भेजें व्हाट्सएप ग्रुप में। उसके बाद तत्कालिक हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। शुरू में ही बताए थे कि इस चैप्टर को स्टडी के सुविधानुसार 3 पार्ट में बांटे थे। एक पार्ट में फैराडे के लॉ से रिलेटेड बातें हो रही थी, तो फैराडे से रिलेटेड बात तो हो गई। दूसरा पार्ट था कोलरास के लॉ से रिलेटेड, कंडक्टेंस, रेसिस्टेंस, कंडक्टिविटी वगैरह वगैरह। तो उन सारी चीज़ों की जानकारी हमें मिल गई और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी देख लिए। अब तीसरा पार्ट, अंतिम पार्ट है इस चैप्टर का, वो है खास करके सीबीएसई वाले के लिए तो स्पेशलिस्ट ज़्यादा इसमें क्वेश्चन उठता है। बिहार बोर्ड में बहुत ज़्यादा टच अभी तक नहीं किया है, लेकिन फिर भी हो सकता है आगे फ्यूचर में एग्जाम में उसको टच करे। चूँकि सिलेबस में है तो कहीं भी कभी अटैक हो सकता है, और जैसा क्वेश्चन का स्टैंडर्ड पिछले सालों से देखा जा रहा है तो आशा करते हैं कि हो सकता है इसी साल इसको टच कर ले। तो हम लोग यहाँ पर देखने जा रहे हैं, अगला टॉपिक जो देखेंगे वो गैल्वेनिक सेल के बारे में देखेंगे। और उस सेल का जो ईएमएफ होता है, अर्थात इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, विद्युत वाहक बल, उस विद्युत वाहक बल के बारे में जानेंगे। और तब हम लोग फिर जाकर के उसको कैसे ज्ञात करते हैं उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले गैल्वेनिक सेल या वोल्टेइक सेल के बारे में। तो हेडिंग दें, गैल्वेनिक और वोल्टेइक सेल। यह इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो पीछे बांटे थे का एक विशेष प्रकार है या एक प्रकार है। इसमें रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा के रूप में परिवर्तित किया जाता है। इस सेल को सर्वप्रथम गैल्वेनी तथा वोल्टा ने तैयार किया था। ठीक है। डेनियल सेल इसी का एक उदाहरण है। मतलब यही वोल्टेइक सेल या गैल्वेनिक सेल का एक उदाहरण है डेनियल सेल। विशेष अंतर कुछ नहीं है, एक स्पेशल टाइप का कहिए कि गैल्वेनिक सेल या वोल्टेइक सेल का एक स्पेशल टाइप है जिसमें फिक्स्ड है कि प्लेट जो लेंगे हमेशा सेल में जो 2 प्लेट होता है, एनोड और कैथोड, यहाँ जस्ता और कॉपर का इस्तेमाल करेंगे। जबकि जनरल वोल्टेइक सेल या जो गैल्वेनिक सेल है तो उसमें कोई 2 अलग अलग धातु ले सकते हैं। वर्णन हम लोग जनरली ही करेंगे, लेकिन बीच में स्पेशल डोज डालेंगे
डेनियल सेल का। अब यहाँ पर ये इतना तो हम लोगों ने देख लिया। अब इसको जाकर के जो है कि हम लोग एक फिगर के रूप में, स्ट्रक्चर के रूप में समझ लें, पिक्चराइज कर देते हैं स्ट्रक्चर को, और उसके बाद तब उसको वर्णन करते हैं। दो अलग अलग चैम्बर लेते हैं या दो अलग अलग बर्तन लेते हैं। यहां पर एक धातु का प्लेट लेंगे, यहां भी धातु का एक प्लेट लेंगे, जिसको के फॉर की मतलब स्विच, इसके अलावा वोल्ट मीटर, इसके अलावा एक जोड़ दिए कनेक्शन। अब यहां पर एक यू आकार का उल्टा नली, डाल दिए। अब इसके अलावा इसमें कुछ केमिकल डालते हैं। केमिकल डालने के बाद इस जो यू आकार का जो नली है, इसमें कुछ स्पेशल पदार्थ का मिक्सचर डालते हैं, जो जाके चर्चा कर रहे हैं। तो यहां पर डाले, इसको पूरा उल्टा करके रख दिए। इसमें इसको कहते हैं साल्ट ब्रिज, लवण सेतु। ये है तत्काल की डेनियल सेल लेते हैं तो कॉपर का प्लेट एज कैथोड। यहाँ है जेडन का प्लेट एज एनोड। अब यहाँ कॉपर का प्लेट लेंगे तो कॉपर का ही कोई कंपाउंड का सॉल्यूशन लेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट ऑफ कॉपर, और यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन ऑफ साल्ट ऑफ जेडन। अब इस चैम्बर को कहते हैं एनोड चैम्बर, इस चैम्बर को कहते हैं कैथोड चैम्बर। दो अलग अलग चैम्बर है। ऐसा ही स्ट्रक्चर हम दूसरा भी बना सकते हैं इसके अथवा में, बस सिर्फ यहाँ बर्तन एक ही लेंगे,
दो अलग अलग कोष्ठक रहेगा, उसमें दो अलग अलग चैम्बर रहेगा। यहाँ पर दो अलग अलग बर्तन लिए हुए हैं और वहाँ दो अलग अलग, एक एनोड चैम्बर होगा और एक कैथोड चैम्बर। आपने पढ़ा होगा साइन कन्वेंशन, चिन्ह परिपाटी। तो उसी प्रकार यहाँ जो परिपाटी चल रहा है तो हमेशा देखिए एनोड वाला रहेगा लेफ्ट साइड और कैथोड वाला रहेगा राइट साइड। हमेशा रिप्रेजेंट करना किसी भी सेल में एनोड को लेफ्ट साइड और कैथोड को राइट साइड। प्रैक्टिकली वहाँ पर हम यूज करते हैं, वहाँ राइट रहे कि लेफ्ट रहे उससे कोई मतलब हमको नहीं है, लेकिन जब हम पिक्चराइज कर रहे हैं या दर्शा रहे हैं फिगर के रूप में, डायग्राम जब इसका तैयार कर रहे हैं तो कहता है डायग्राम हमेशा जो होगा वो एनोड हमेशा लेफ्ट साइड में रहेगा और कैथोड हमेशा जो है कि राइट साइड में रहेगा। तो इस प्रकार से इसको अरेंज करेंगे। तत्कालिक यहाँ पर हम लोग इसको अरेंज कर लिए। अब यहाँ पर कह सकते हैं चित्रानुसार दो अलग अलग बर्तन या द्विकोष्ठक युक्त बर्तन लिया जाता है, जिनमें से दो कोष्ठक पाए जाते हैं। एक हो गया एनोड चैम्बर, एनोड प्रकोष्ठ या कोष्ठक, और दूसरा कैथोड चैम्बर। ठीक है। अब इसके बाद सामान्यतः किसी गैल्वेनिक सेल में दोनों प्रकोष्ठ में दो अलग अलग धातु का प्लेट एनोड तथा कैथोड के रूप में लिया जाता है तथा दोनों प्रकोष्ठ में क्रमशः उपयोग किए गए धातु के इलेक्ट्रोड के अनुसार उसी धातु का किसी यौगिक या किसी लवण का घोल वैद्युत अपघट्य के रूप में लिया जाता है। बस ये चीज याद रखना है कि कॉमनली जाकर के जो है सामान्यतः हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर हालांकि स्पेशली लिख दिए हैं जिंक का प्लेट है, यहाँ कॉपर का प्लेट है, यहाँ पर
जो जनरली हम गैल्वेनिक सेल तैयार करते हैं तो इसमें ना जिंक या कॉपर से कोई मतलब हमको नहीं है। कोई भी दो अलग अलग धातु का प्लेट लेंगे जिसमें से जो ज़्यादा क्रियाशील धातु होगा, आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ दो धातु अलग अलग ले लिए, मान लीजिए तांबा सोना ले लिए, लोहा और एल्युमिनियम ले लिए, तो कोई दो अलग अलग धातु का प्लेट ले लिए, तो धातु का जो प्लेट लेंगे तो वो अपने आप, एकदम अपने आप, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो खुद ब खुद जो क्रियाशील धातु होगा, जो एक्टिव मेटल होगा ज़्यादा, वो एनोड बन जाएगा, और जो लेस एक्टिव मेटल होगा वो कैथोड बन जाएगा अपने आप। इसमें आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब जिस धातु का प्लेट लिए उसी के यौगिक का घोल लेंगे, यहाँ जो लिखे इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन ऑफ साल्ट ऑफ Zn, यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन ऑफ साल्ट ऑफ कॉपर, यहाँ क्या लिखेगा, दोनों प्रकोष्ठ में क्रमशः उपयोग किए गए धातु का जो इलेक्ट्रोड है, ये इलेक्ट्रोड के अनुसार, इसी के अनुसार से उसी धातु का किसी लवण का घोल वैद्युत अपघट्य के रूप में लिया जाता है। इतना कॉमनली जाकर के हम लोग किसी भी सेल के लिए, किसी गैल्वेनिक सेल के लिए हम लोग तैयार कर लेंगे। क्योंकि यहाँ पर एग्जाम्पल जो दिए हैं स्पेशली डेनियल सेल दिए हैं, तो वैसे कंडीशन में डेनियल सेल में यहाँ पर स्पेशली क्या ले लिए, जस्ता और कॉपर, कि जब जस्ता एनोड के रूप में और कॉपर कैथोड के रूप में यूज करते हैं तो वो सेल कहलाएगा क्या, डेनियल सेल। अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं कि क्या क्या हो रहा है। इतना तो हम लोग वर्णन कर लिए, अब इसी में और भी एक लाइन जोड़ दें। इसके अलावा एक यू आकार की उल्टी नली भी व्यवस्थित किया जाता है, जिसे लवण सेतु या साल्ट ब्रिज कहा जाता है। इसमें एक जेलीनुमा पदार्थ अगर तथा किसी लवण में से NH4, NO3 या KCl या KNO3 इत्यादि का मिश्रण लिया जाता है। अब क्यों लिया जाता है, क्या फंक्शन है इसका, ये अभी जस्ट इसके बाद हम चर्चा करेंगे। लेकिन पहले जो हम लोग यहाँ जस्ट दिखाए जो फिगर में अभी कि यू आकार का उल्टा नली लिए थे जिसको साल्ट ब्रिज बोले थे, उस साल्ट ब्रिज में क्या क्या डालेंगे, तो अगर नाम का एक जेलीनुमा पदार्थ होता है, गोंद टाइप का होता है, थोड़ा लट्ठा रहे ताकि जो उल्टा जो नली रखेंगे और उसमें इसमें साल्ट को डालेंगे तो गिर जाएगा ऐसे डायरेक्ट। तो लट्ठा नुमा पदार्थ उसमें जो डाल के रखते हैं तो वो एक मीडियम भी बना के रखा हुआ है, नमी बना के रखा हुआ है, और साथ साथ जाके वहाँ पर कंडीशन क्या है कि उसको लटका के यदि उल्टा कर रखते हैं तो उनको उसको गिरने भी नहीं देता है। तो इस प्रकार के दोनों पदार्थ का मिश्रण वहाँ पर लिया जाता है साल्ट ब्रिज में। अब इसका काम क्या क्या होता है सबका एक एक करके देखते हैं हम लोग। चलिए अब यहां पर देखते हैं
फंक्शन ऑफ सेल, सेल का कार्य क्या हो रहा है। अब उसमें भी स्पेशली डेनियल सेल, यहाँ चूंकि एग्जाम्पल डेनियल सेल को लिए हुए हैं। तो पहला बात होगा इन एनोड चैम्बर, एनोड चैम्बर में क्या घटना घटित हो रहा है उसको देखें। एनोड प्लेट से धात्विक परमाणु अलग होकर जैसे स्विच ऑन करेंगे धात्विक आयन तथा संयोजी इलेक्ट्रॉन के रूप में विघटित होते हैं। अब इसका रिजल्ट क्या होगा, मतलब पहले देख लें। तो धात्विक आयन जो जस्ता लिए हैं, तो जस्ता यहाँ पर टूटेगा Zn+2 इलेक्ट्रॉन। अब ये जमा होगा वैद्युत अपघट्य के विलयन में, और ये जमा होगा एनोड प्लेट पर। ठीक, अब इसका रिजल्ट देखिए। तो पहला रिजल्ट, एनोड प्लेट जो होगा ऋणावेशित होगा। क्यों होगा ऋणावेशित? तो इलेक्ट्रॉन के जमा होने के कारण। एनोड प्लेट पर इलेक्ट्रॉन जमा होगा, जिसके परिणाम स्वरूप यहाँ जो जैसे देखिए एक फिगर बनाते हैं उसी चीज का, कि यहाँ पर हम लोग Zn का प्लेट लिए थे एनोड के रूप में, प्लस के रूप में लिए। यहाँ सॉल्यूशन है। अब यहाँ पर जो है कहता है इलेक्ट्रॉन यहाँ जमा होगा और Zn+2 यहाँ सॉल्यूशन में जमा होगा, इस प्रकार से जमा होगा। तो Zn+2 सॉल्यूशन में जमा हो रहा है और इलेक्ट्रॉन कहाँ जमा हो रहा है? एनोड प्लेट पर। तो जिसके कारण यहाँ प्लेट पर जमा होने के कारण प्लेट कैसा हो गया? ऋणावेशित। याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि गैल्वेनिक सेल में या डेनियल सेल में या वोल्टेइक सेल में एनोड प्लेट डैश होता है। तो एनोड का मतलब हमेशा हम लोग दिमाग में रहते हैं कि नहीं धन प्लेट होगा। तो धन प्लेट है, लेकिन नेचर क्या होता है इसका? ऋणावेशित होता है। क्यों होता है ऋणावेशित? ये यदि आपसे पूछा जाए तो उसका रीजन यहाँ है कि इलेक्ट्रॉन के जमा होने के कारण। अब दूसरा यहाँ पर जो बात हो रही है वो है इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। जो विद्युत अपघटन का जो घोल है विद्युत अपघट्य का, वो कहता है धनावेशित होगा। क्यों होगा भाई धनावेशित? तो उसका रीजन है यहाँ पर धात्विक आयन के मुक्त होने के कारण। धात्विक आयन का मुक्त होता है जिसके परिणाम स्वरूप। और तीसरा प्रोसेस क्या हो रहा है, प्रक्रिया क्या हो रही है? तो प्रोसेस कहता है यहाँ पर प्रक्रिया जो होगी वो अब ऑक्सीकरण का होगा, ऑक्सीडेशन। क्यों? तो इलेक्ट्रॉन के त्याग के कारण। धातु जो है इलेक्ट्रॉन जो त्याग कर रहा है,
इसके परिणाम स्वरूप यहाँ प्रक्रिया क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण। तो एनोड क्वेश्चन पूछता है सब, ये तीनों चीज पूछने का चीज है। और भी 2 पॉइंट लिखा रहे हैं इसमें, तो ये जाकर के जो है कि हमको याद रहेगा कि एनोड प्लेट हो जाएगा ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन के जमा होने के कारण, और सॉल्यूशन हो जाएगा धनावेशित इस धात्विक आयन के जमा होने के कारण, और प्रोसेस क्या हो गया, ऑक्सीकरण। तो चूंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का त्याग हो रहा है तो प्रोसेस ऑक्सीकरण होगा। चौथा यहाँ पर क्या होगा, एनोड प्लेट के भार में कमी, उसका रीजन क्या है, तो धात्विक आयन के हटने के कारण। और 5वां, वैद्युत अपघट्य के घोल के भार में वृद्धि। क्यों, तो धात्विक आयन के मुक्त होने के कारण धात्विक आयन जो विलयन में मुक्त हो रहा है तो विलयन का भार तो बढ़ेगा और इसका भार क्या होगा, घटेगा। ये सारा घटना घटेगा किसमें, एनोड प्लेट, एनोड चैम्बर में। ठीक है, तो इस प्रकार से एनोड चैम्बर में ये 5 पॉइंट हमेशा याद रखना है कि क्या क्या घटना घटित होता है, जो हम लोग को आगे जाकर के एक अंतर देखेंगे वैद्युत अपघटनी सेल और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल दोनों के बीच में जो डिफरेंस देखेंगे, तो उसमें ये 5 पॉइंट हमको वहां पर महत्वपूर्ण रोल अदा करेगा डिफरेंस बताने में कि वहां क्या होता है और यहां क्या होता है। अब हम लोग देखते हैं कैथोड चैम्बर में। इन कैथोड चैम्बर, इस कोष्ठक में वैद्युत अपघट्य धनायन तथा ऋणायन के रूप में विघटित होते हैं। जिनमें से धात्विक आयन इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर कैथोड पर जमा होता है तथा ऋणायन विलयन में बचे रह जाते हैं। ठीक है, तो यहां जो होगा, बाय द वे यहां कॉपर का प्लेट है माइनस, अब सपोज करो यहां CuCl2 लिए, तो CuCl2 है तो ये टूटेगा Cu + 2 + 2Cl माइनस के रूप में। अब ये Cu + 2
2 इलेक्ट्रॉन लेकर के जमा होगा Cu के रूप में, तो ये जमा होगा एट कैथोड और ये कहाँ रहेगा? इन सॉल्यूशन विलियन में। तो मतलब ये CuCl2 जो यहाँ पर लिए हैं तो Cl आ गया विलियन में, Cl जहाँ तहाँ विलियन में फैला हुआ है और इस पर जमा हो जाएगा Cu+2 Cu+2। तो रिजल्ट क्या होगा यहाँ पर इसका? इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन तो विलियन जाकर के जो है ऋणावेशित होगा, किसके कारण? तो ऋणायन के जमा होने के कारण। और कैथोड प्लेट जो है ये धनावेशित होगा धात्विक आयन के मुक्त होने के कारण। धात्विक आयन यहाँ पर मुक्त हो रहा है, उसके कारण प्रोसेस हो जाएगा अवकरण, इलेक्ट्रॉन के ग्रहण के कारण। एनोड यहाँ पर कैथोड प्लेट के भार में वृद्धि होगा जमा होने के कारण और वैद्युत अपघट्य के घोल में भार में कमी होगा हटने के कारण। घोल से हट जाता है तो घोल से जमा हो गया यहाँ, तो ये इसका भार में वृद्धि होगा, इसका भार में क्या होगा? कमी होगा। तो ये 5 चीज जो उसमें देखे थे एनोड चैम्बर में, अब ये कैथोड चैम्बर में ये सारी घटना घटित हो रहा है। तो इस प्रकार से हम लोग एनोड प्लेट में, एनोड चैम्बर में क्या हो रहा है, कैथोड चैम्बर में क्या हो रहा है, वो हमको मालूम हो गया कि सेल में जैसे स्विच ऑन करेंगे तो पहले एनोड चैम्बर में घटना घटित होगा, तब यहाँ पर कैथोड चैम्बर में घटना घटित होगा। अब इतना घटना जब घटित हो गया उसके बाद एक पॉइंट यहाँ पर हम लोग नोट में लिखते हैं, तो नोट में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह एनोड प्लेट से कैथोड प्लेट की ओर होता है और दूसरा विद्युत धारा की प्रवाह, धारा का प्रवाह उल्टा कैथोड से एनोड प्लेट की ओर होता है। ये 2 पॉइंट हमको दिमाग में रखना है कि डैनियल सेल या गैल्वेनिक सेल या वोल्टेइक सेल में क्या हो रहा है। इलेक्ट्रॉन का प्रवाह हमेशा एनोड प्लेट से कैथोड प्लेट की ओर होगा और फिर जाकर के जो है कि उसका अपोजिट जो है इलेक्ट्रिक करंट हमेशा इलेक्ट्रॉन का उल्टा चलता है कि इलेक्ट्रॉन यदि लेफ्ट से राइट जा रहा है तो वो राइट से लेफ्ट की ओर जाएगा, तब इलेक्ट्रिक करंट पास होगा। तो वो जाकर के इलेक्ट्रॉन विद्युत धारा जो प्रवाहित हो रहा है किधर से, कैथोड प्लेट से एनोड प्लेट। तो ये भी ऑब्जेक्टिव वगैरह से हमें पूछता है। अब हम लोग को यहाँ पर इतना तो हम लोग जान गए
कि क्या क्या हो रहा है। अब इसके बाद जो आगे हम लोग का यहाँ पर टॉपिक जो बचा हुआ है वो है साल्ट ब्रिज, कि साल्ट ब्रिज का क्या प्रोसेस है, क्या प्रक्रिया है, क्या संरचना है, उसको हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए आप लोग को धन्यवाद।